everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's lecture, we are going to discuss Unit 13, जिसका नाम है Faithfulness. First, we'll discuss difficult word meanings from first paragraph. So first difficult word is affairs, जिसका meaning होता है matters of personal concern, यानी अमूर. Second word is sturdy, which means muscular, यानी मजबूत जिस्म का. Third word is countryman, जिसका मीनिंग होता है man living or born in a rural area, या इसे हम कहेंगे देहाती आदमी. Let's move on to explanation of first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में हमें पता चलेगा कि ये चैप्टर किस बारे है. इट्स इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. इसमें ये बयान किया गया है कि हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में एक इंसिडेंट हुआ था. सो द चैप्टर ओपन्स विद ए सेटिंग जिसमें हज़रत उमर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉस्क यानी मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और कुछ मैटर्स को डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पैराग्राफ एंड डिस्कस डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट. सो फर्स्ट वर्ड इज डिफेंस, जिसका मीनिंग होता है द जस्टिफिकेशन फॉर सम एक्ट और बिलीफ यानी दिफा. सेकेंड वर्ड इज विलेजर, विच मीन्स अ पर्सन हु लिव्स इन अ विलेज यानी गांव वाला. थर्ड वर्ड इज फेथफुल, विच मीन्स दोज हु आर फेथफुल एंड लॉयल टू अ पर्टिकुलर रिलीजन यानी अमीन. फोर्थ वर्ड इज प्लीड, इट मीन्स टू अपील और टू रिक्वेस्ट, विच मीन्स इल्तिजा करना इन उर्दू. Fifth word is guilty. It means responsible for a specified wrongdoing, यानी मुजरिम होना. Sixth word is halted. It means cause to stop, यानी रोकना या रुकना. Seventh word is nipped. It means to bite sharply, और उर्दू में इसे हम कहेंगे दांतों से काटना. Eighth word is hurled. It means to throw with great force, यानी जोर से फेंकना. Ninth word is might and it means physical strength, यानी जोर. Tenth word is reeled. It means to walk as if unable to control one's movements, यानी डगमगाते हुए चलना. 11th word is subsequently. It means later या afterwards या बाद में. 12th word is surrendered. It means stop resisting to an opponent and submit to their authority, यानी हवाले करना. Let's move on to the explanation of second paragraph. Second paragraph में जब हज़रत उमर जो उस टाइम के कैलिफ थे, खलीफा थे, उनको सारी सिचुएशन का पता चलता है तो वो उस यंग आदमी की तरफ देखते हैं जिनको वो मुजरिम करार दे रहे थे, दो आदमी, और कहते हैं कि तुम्हें पता चल गया है कि तुम पे क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो तुम्हें कुछ अपने दिफा में कहना है. What have you to say in your defense? तो विलेजर जो है वो रिप्लाई करता है कि ओ कमांडर ऑफ फेथफुल, आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ मैं गिल्टी तो हूँ, मैंने ये जुर्म किया है. फिर वो कहता है कि मेरी साइड की स्टोरी भी सुने कि मैंने ये जुर्म किया क्यों है. मैं अपने कैमल को लेके जा रहा था और उस बाग में जब मैं और मेरा कैमल रुका तो वहाँ पे मेरे कैमल ने एक ट्री से कुछ पत्ते चबा लिए और उसको देखते हुए एक बूढ़े आदमी ने मेरे कैमल की तरफ ज़ोर से एक पत्थर फेंका. वो इतनी ज़ोर से फेंका कि कैमल के सर पे लगा और वो डगमगा के गिर गया और मेरा कैमल मर गया. उसका ये कहना था कि मैं अपने ऊँट से बहुत ज़्यादा अटैच था. जब मैंने ये सिनेरियो देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने भी फुल ज़ोर से पत्थर उस ओल्ड आदमी की तरफ फेंका, उस बूढ़े आदमी की तरफ फेंका. वो पत्थर उसके सर पे लगा और वो भी मर गया. और इसके बाद ये दो आदमी आए और मैंने अपने खुद को इनके हवाले कर दिया. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पैराग्राफ. एक्चुअली इट्स अ डायलॉग और इसको हमने एक सेपरेट पैराग्राफ बना के पढ़ना है. सो द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायलॉग आर. फर्स्ट वर्ड इज़ कन्फेस्ड, जिसका मीनिंग होता है एडमिट टू द ट्रूथ, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंस और क्राइम्स कमिटेड, यानी एतराफ़ करना. Second word is witnesses, which means someone who sees an event and reports what happened, यानी गवाहान. Third word is execution. It means death penalty, which means sazae maut. Fourth word is buried. It means place in the earth and cover with soil, yani dafn. Fifth word is on account of. It means because of ya ki wajah se.
Sixth word is account on, यानी to answer for, जवाबदेह होना. Seventh word is handing over. It means the act of passing something to another person, यानी हवाले करना. Eighth word is trustee, यानी legal guardian या वारिस. Ninth word is due. It means one's right, what is owed to one, या इसे हम उर्दू में कहेंगे हक. 10th word is surety. It means a prisoner who is held by one party to ensure that another party will meet specified terms. या इसे हम hostage भी कहेंगे, उर्दू में इसे हम कहेंगे जामिन. Let's move on to the dialogue. तो ये कैलिफ और विलेजर के बीच में यानी हज़रत उमर और उस विलेजर के बीच में एक डायलॉग चल रहा है. तो कैलिफ कहते हैं, एज यू हैव कन्फेस्ड टू योर क्राइम देयर इज़ नो नीड ऑफ विटनेसेस, यू आर देयरफॉर सेंटेंस्ड टू डेथ. हज़रत उमर कहते हैं कि जैसे कि तुमने खुद ही अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, तो इस सिचुएशन में हमें किसी विटनेस या गवाह की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें सज़ाए मौत सुनाई जाती है. विलेजर कहता है कि मैं ये सज़ा कबूल करता हूँ, बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 3 दिन का वक्त दे दें और मेरी जो एग्जीक्यूशन है, जो डेथ पेनल्टी है, सज़ाए मौत है, उसको थोड़ा सा डिले कर दें. कैलिफ कहते हैं, बल्कि पूछते हैं कि वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, कि तुम्हें वक्त क्यों चाहिए, एग्जीक्यूशन क्यों डिले कर रहे हो, सज़ा क्यों डिले कर रहे हो. फिर विलेजर पूरा एक्सप्लेनेशन देता है. उसके फादर ने अपनी मौत से पहले कुछ गोल्ड जो था वो ज़मीन में दबा दिया था और उसके छोटे भाई को उसका पता नहीं पता है. सो ही इज़ द ओनली वन जिसको पता है कि वो जो गोल्ड है वो कहाँ पे छुपाया गया है. वो कहता है कि मैं बस 3 दिन इसलिए मांग रहा हूँ कि अपने छोटे भाई को ये बता सकूँ कि जो वो गोल्ड है वो किस जगह दफन है. अगर मैंने नहीं बताया, उसको उसके गोल्ड का हिस्सा नहीं मिलेगा और क़यामत के दिन मैं इस चीज़ के लिए जवाबदेह होऊंगा, क्योंकि ये मेरे पार्ट पे डिसऑनेस्टी होगी. सो इस चीज़ के लिए मुझे 3 दिन दे दें, सो दैट मैं उसको उसका ड्यू शेयर दे दूँ और इस चीज़ से आज़ाद हो जाऊँ. कैलिफ कहता है कि मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ इस काम के लिए, टाइम ले लो, लेकिन एक शर्त पे. क्या तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारी जगह जामिन होगा, मतलब गारंटी देगा, और तुम्हारी जगह अगर तुम नहीं आते हो वो एक्सेप्ट करेगा तुम्हारी पनिशमेंट. तो जो विलेजर है वो सारी जगह देखता है कि किसको मैं अपना जामिन बना सकता हूँ, श्योरिटी बना सकता हूँ. और फिर वो पॉइंट करता है हज़रत अबूज़र गफ़ारी की तरफ और कहता है कि मैं इन्हें अपनी श्योरिटी बनाऊँगा, जामिन बनाऊँगा. हज़रत उमर जो हैं वो हज़रत अबूज़र गफ़ारी से पूछते हैं कि क्या तुम अग्री करते हो श्योरिटी बनने के लिए, और हज़रत अबूज़र गफ़ारी अग्री करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू 3rd पैराग्राफ. इसमें एक ही डिफ़िकल्ट मीनिंग है, विच इज़ एक्यूज़र्स. एक्यूज़र्स का मीनिंग होता है अ पर्सन हु क्लेम्स दैट समवन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस और डन समथिंग रॉन्ग, यानी इल्ज़ाम लगाने वाले. एक्सप्लेनेशन ऑफ 3rd पैराग्राफ. हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वॉज अ हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी. वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सहाबी थे. तो द कैलिफ एक्सेप्टेड हिम एज द श्योरिटी, क्योंकि ना उन्हें कोई मसला था श्योरिटी बनने में और ना ही विलेजर को मसला था उनको श्योरिटी बनाने में. बोथ द एक्यूज़र्स ऑल्सो एक्सेप्टेड टू इट. तो जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे या जो लोग विक्टिम थे कि जिनके फादर को मर्डर किया गया था, उनको भी कोई मसला नहीं था कि हज़रत अबूज़र गफ़ारी को श्योरिटी बनाया जाए या जामिन बनाया जाए. लेट्स मूव ऑन टू 4th पैराग्राफ एंड डिस्कस डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट. So first word is anxious. It means feeling or showing worry and nervousness, यानी परेशान या फिक्रमंद. Second word is fate. It means destiny या किस्मत. Let's move on to the explanation of this paragraph. So तीसरा दिन, उसने 3 दिन की मोहलत मांगी थी विलेजर ने. तीसरा दिन भी गुजर रहा था, डॉन हो चुकी थी यानी शाम होने को थी, और जो विलेजर है वो वापस नहीं आया था. द एक्यूज़र्स एंड द श्योरिटी वर प्रेजेंट इन द मस्जिद ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मतलब कि श्योरिटी यानी जो जामिन बनाए गए थे हज़रत अबूज़र गफ़ारी और विक्टिम की फैमिली जिन्हें एक्यूज़र्स कहा जा रहा है, वो मस्जिद नबवी में प्रेजेंट थे. दे वर वेटिंग फॉर द क्रिमिनल कि तीसरा दिन है, इस दिन इसको वापस आ जाना चाहिए, लेकिन दिन ख़त्म होने को था और अभी तक विलेजर वापस नहीं आया था. एज टाइम पास्ड
Sahaba رضی اللہ تعالیٰ عنہ felt anxious for the fate of حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب باقی جو صحابہ تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے کہ اگر وہ نہ آیا تو جو سزائے موت ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری کو دے دی جائے گی. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا دوسرے صحابہ کا جو دل تھا وہ پریشان ہو رہا تھا کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کو ڈیتھ پینلٹی دی جانی تھی اگر ولیجر اپنے ٹائم پہ نہ آیا. تو جو ایکیوزرز تھے، جو وکٹم کی فیملی تھی، وہ حضرت ابو ذر غفاری سے ان کا اپنا اصلی مجرم جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا ہے. تھینک یو.